फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु हॉरर पिज़्ज़ा सीरीज की दूसरी मूवी विला। मूवी के शुरुआत में हम देवंसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पैरासाइकोलॉजिस्ट है। पैरासाइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो निगेटिव एनर्जी पर रिसर्च करते हैं। आप एक तरह से कह सकते हो कि भूत प्रेतों पर रिसर्च करना। और हम देखते हैं देवंसन एक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा होता है, तो रिपोर्टर पूछती है कि क्या कभी ऐसा भी समय आया जब आपको डर महसूस हुआ हो? तो बोलता है अभी तो ऐसा नहीं आया, लेकिन मैं ऐसे पल का इंतजार कर रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेबिन को देखते हैं जिसके फादर का अभी फ्यूनरल चल रहा होता है। तो जेबिन चर्च में अपने बारे में बताता है। वो बताता है वो बहुत ही कम उम्र का था जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ और उसके कुछ दिनों बाद ही उसके फादर कोमा में चले गए। वो बताता है कि मैं क्राइम नोवेल राइटर बनना चाहता था, जो कि मेरे फादर को पसंद नहीं था। इसी वजह से हमारी कम बातें हुआ करती थी, लेकिन मेरे फादर एक अच्छे आदमी थे। अब अगले सीन में हम जेबिन को देखते हैं। वो एक पब्लिशर से मिलता है, लेकिन वो पब्लिशर उसकी नॉवेल को पब्लिश करने से मना कर देता है। वो बोलता है आजकल लोगों को लव स्टोरी वाले नॉवेल्स बहुत पसंद है और आपके नॉवेल की कहानी दर्शकों को समझ नहीं आएगी। अब जेबिन अपने फैमिली वकील से मिलता है, तो बताता है कि तुम्हारा एक घर और बाकी सारी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी है और कुछ ही दिनों में बैंक इन सब पे कब्जा कर लेगा। तो जेबिन बोलता है अंकल, कई हद तक इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो वकील बताता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम से पौंडीचेरी में एक विला लिया था जिसकी चाबी तुम्हारे पिता के लॉकर में है। ये बात सुनकर जेबिन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे आज तक नहीं पता था कि उसके नाम का कोई प्रॉपर्टी पौंडीचेरी में भी है। फिर वकील बताता है कि जब तुम पैदा हुए थे उसी समय तुम्हारे पिता ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन तुम्हारी माँ के मौत के बाद वो पौंडीचेरी से यहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने कई बार ट्राई किया उस विला को बेचने का, लेकिन कभी भी वो बेच नहीं पाए। अब जेबिन अपनी गर्लफ्रेंड आर्थी से मिलने जाता है और उसको बताता है कि उसके नाम से एक विला पौंडीचेरी में भी है, लेकिन उसके फादर ने आज तक उसको कभी ये बात नहीं बताई। तो जेबिन बोलता है कि मैं चाहता हूँ उस घर को बेचकर और उन पैसों से अपनी बुक खुद ही पब्लिश करूँ। हालांकि आर्थी पहले मना करती है, फिर वो बोलती है पहले जाओ उस घर को देखो फिर डिसाइड करना। जब जेबिन वहाँ पहुँचता है तो देखता है एक बहुत बड़ा और आलीशान विला होता है। जेबिन जब घर के अंदर जाता है तो देखता है घर में जगह जगह पर पेंटिंग्स लगे होते हैं, क्योंकि उसके पिता एक शौकिया पेंटर थे। ऐसे तो पेशे से बिजनेसमैन थे, लेकिन वो पेंटिंग्स भी बनाया करते थे। अब जेबिन घर की साफ सफाई करता है, उसे रहने लायक बनाता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड आर्थी को कॉल करता है। उसको बताता है कि ये घर काफी बड़ा है और देखने में बहुत सुंदर है, एक बार तुम्हें भी इसे आकर देखना चाहिए। उसकी बातें सुनकर आर्थी काफी एक्साइटेड हो जाती है। वहीं जेबिन ये भी बताता है कि इस घर में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। अब अगले दिन आर्थी भी वहाँ आ जाती है और उसे भी वो विला काफी पसंद आता है। तो आर्थी जेबिन को वो घर ना बेचने का सलाह देती है, बोलती है ये घर बहुत प्यारा है, मैं चाहती हूँ मेरी शादी इसी घर में हो। अब आर्थी वहाँ से घर चली जाती है, लेकिन जेबिन वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसे अपनी नॉवेल लिखनी थी। रात में जब जेबिन सोता है तो अपने शादी के सपने देखता है, लेकिन सुबह उसको आर्थी का कॉल आता है और वो बताती है कि पब्लिशर को तुम्हारी बुक पसंद आ गई है और जो अमाउंट तुमने उससे डिस्कस किया था वो पैसे देने के लिए तैयार है। अब जेबिन जो अपने घर से निकलता है तभी उसकी मुलाकात एक हाउस ब्रोकर से होती है। वो बताता है कि आपसे घर बेचने की बात हुई थी और मेरे पास 4-5 पार्टियां हैं जो ये घर देखना चाहती हैं। तो जेबिन बोलता है अभी मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे लेट हो रहा है, हम अगले दिन इस पर बात करेंगे। तभी जेबिन को वहाँ कुछ स्मेल महसूस होती है। वो बोलता है यहाँ कुछ स्मेल आ रही है, ऐसा जैसे कोई चीज सड़ रही हो, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब जेबिन उस पब्लिशर से मिलता है, तो पब्लिशर बोलता है मुझे आपका एक कंटेंट बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि आपकी नॉवेल को मैं ही पब्लिश करूँ। जेबिन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि लंबे समय से वो ट्राई कर रहा था कि उसके नॉवेल को कोई पब्लिश कर दे, और वो जेबिन को 5 लाख रुपए का एडवांस चेक भी देता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड आर्थी बोलती है मैंने तुमसे बोला ना कि तुम्हारा ये नया घर तुम्हारे लिए काफी लकी है। अब जेबिन जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है गेट के बाहर बहुत सारे पड़ोसी खड़े होते हैं। वो उसको बताते हैं कि घर के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, उन्हें लगता है कोई जानवर अंदर मर गया है। जब जेबिन अंदर जाकर देखता है तो देखता है कुत्ता मरा पड़ा होता है और थोड़ी देर बाद जेबिन को आरती का कॉल आता है। वो बताती है उसके पेरेंट्स शादी के लिए राजी हो गए हैं। आज जेबिन बहुत खुश होता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक साथ उसे बहुत सारी खुशियाँ मिल गई थी। तो हम देखते हैं जेबिन खुश होकर पियानो बजाने लगता है, लेकिन तभी वो महसूस करता है पियानो की एक की काम नहीं कर रही थी। जब वो पियानो को खोलता है तो देखता है पियानो के अंदर एक चाबी छुपा कर रखी गई थी। वो चाबी को निकालता है और की होल्डर में हैंग कर देता है। अब रात में जेबिन की नजर एक पेंटिंग पर जाती है। जब जेबिन उसे ध्यान से देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कोई पेंटिंग नहीं बल्कि एक मैप है। अलग अलग एंगल से देखने पर उसमें अलग अलग मैप दिखता है। तभी वो नोटिस करता है ये मैप उस मैप से मैच करता है जो उसके वकील ने उसके इस विला का बताया था। अब जेबिन उस पेंटिंग को उतारता है और उसको पूरे घर के हर कमरे में ले जाकर उस मैप से मैच करता है, और मैप को मैच करते समय उसकी नजर एक अलमारी के पीछे गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। वो देखता है वो दरवाजा लकड़ी के फट्टों से सील किया गया था। तो जेबिन
सारे लकड़ी के फट्टों को हटाता है और वो चाबी जो उसे पियानो के अंदर मिली थी उस चाबी से उस ताले को खोलता है और वो ताला खुल जाता है। जब जेबिन कमरे के अंदर जाता है तो देखकर दंग रह जाता है। वो पूरा कमरा पेंटिंग से भरा था। अब जेबिन आरती को कॉल करके बुलाता है और उसको उस कमरे और उस पेंटिंग के बारे में बताता है। वो बताता है कि वहाँ ढेर सारे पेंटिंग्स हैं, लेकिन तभी वो प्रॉपर्टी ब्रोकर आता है। तो आरती उससे बोलती है कि हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी हम एक घर नहीं बेच रहे, लेकिन जब हम बेचेंगे तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ब्रोकर उसको अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों उस रूम में जाते हैं और पेंटिंग्स को देखते हैं। तो आरती देखती है एक पेंटिंग में एक औरत के कार एक्सीडेंट का ड्राइंग होता है। तो जेबिन बताता है कि मेरी माँ की मौत भी कार एक्सीडेंट में हुई थी। तो आरती बोलती है हो सकता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी की कार एक्सीडेंट के बाद ये पेंटिंग बनाई हो। तो जेबिन बोलता है नहीं, मेरी माँ की मौत 1984 में हुई थी, जबकि ये पेंटिंग 1983 में ही बनाई गई थी। इसका मतलब उसके फादर के पास फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का एहसास था और उन्होंने उसकी माँ की एक्सीडेंट से पहले ही वो पेंटिंग बना दी थी। तभी उन्हें वहाँ एक और पेंटिंग मिलती है जिसमें किसी हॉस्पिटल का सीन होता है। एक आदमी एडमिट होता है और उसके पैरों पे चोट होती है। वहीं उन्हें एक और पेंटिंग मिलती है जिसमें किसी को अवार्ड दिया जा रहा था। तो आरती जेबिन से पूछती है क्या तुम्हें कभी अवार्ड मिला? तो बोलता है नहीं। तो आरती बोलती है ये इत्तेफाक की बात होगी कि तुम्हारे फादर ने पेंटिंग बनाई और तुम्हारी माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तभी जेबिन को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसको पहले नोबेल के लिए साहित्यिक पुरस्कार दिया जाएगा और दूसरे दिन जेबिन को अवार्ड दिया जाता है और बताया जाता है कि उनके उपन्यास की हजारों कॉपियां सिर्फ 3 दिनों में ही बिक गई और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अब जेबिन घर जाता है और उस अवार्ड फंक्शन का फोटो और उसके फादर की बनाई हुई पेंटिंग दोनों मैच करता है, दोनों सेम होती है। तो जेबिन डर जाता है और उस घर को बेचने का फैसला करता है। तो कई कस्टमर उसके विला को देखने आते हैं और फाइनली एक आदमी उसको खरीदने के लिए राजी हो जाता है। अब जेबिन और वो प्रॉपर्टी ब्रोकर दोनों आपस में बात करते हैं। तो ब्रोकर बताता है कि हमें रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लोग घर से बाहर आते हैं हम देखते हैं तेज तूफान आ जाता है और वो ब्रोकर जब वो विला से बाहर जा रहा होता है तभी गेट में फंसकर उसका हाथ टूट जाता है। रात में जेबिन आरती से बताता है कि ब्रोकर के हाथ की हड्डियां बुरी तरह से टूट गई हैं और वो पार्टी जो घर खरीदना चाहती थी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको लगता है ये अशुभ है। तो जेबिन बोलता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मुझे यहाँ कोई रोक रहा हो, कोई नहीं चाहता हो कि मैं घर छोड़कर जाऊँ। अब जेबिन गुस्से में आ जाता है और अनीता से बोलता है कि मैं इन सारी पेंटिंग्स को जला दूंगा। लेकिन जैसे ही जेबिन आगे बढ़ता है उस घर की लाइटें फ्लिक होने लगती हैं और एक अजीब सी आवाज उन्हें सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद घर में लगी हुई सारी लाइटें ब्लास्ट होने लगती हैं। घर के सामान इधर उधर गिरने लगते हैं। अब जेबिन डर जाता है और अपना सामान पैक करता है और अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है और उसको उन पेंटिंग्स के बारे में बताता है। लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है ये सब इत्तेफाक से हो सकता है। तो जेबिन बोलता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उस घर की पेंटिंग्स में जो भी चीजें बनी है वो सब मेरी जिंदगी में हो रही है और शायद इसीलिए मेरे फादर ने मुझे उस घर के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन देखो उस घर ने मुझे ढूंढ लिया और वहाँ बुला भी लिया। तो जेबिन का फ्रेंड बोलता है इसका मतलब प्रॉब्लम उस घर में है और अगर हमें ये पता चल जाए कि उस घर का तुम्हारे फादर से पहले ऑनर कौन था तो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जेबिन अपने वकील से मिलता है। वो बताता है ये घर तुम्हारे पिता से पहले एक कुप्पू स्वामी नाम के आदमी का था, लेकिन कुप्पू स्वामी भी इस घर का फर्स्ट ऑनर नहीं था, उससे पहले ये घर किसी और का था और कुप्पू स्वामी ने इसे नीलामी में खरीदा था। इससे ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुप्पू स्वामी के बेटे का एड्रेस दे सकता हूँ जो इस पेपर में लिखा हुआ है। तुम उससे मिलकर और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। अब वो दोनों कुप्पू स्वामी के बेटे पवन राज से मिलने उसके घर जाते हैं। तो पवन राज उनसे बताता है वो घर बहुत ही मनहूस है, मेरे पिता पहले एक जमींदार थे और उन्होंने नीलामी में उस घर को खरीदा था, लेकिन उस घर को खरीदने के बाद उनकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही बढ़ी और वो कर्ज में डूब गए और धीरे धीरे वो पागलों जैसी हरकत करने लगे और एक दिन उनकी मौत हो गई और मैं उनकी दूसरी वाइफ का बेटा हूँ और वो आखिरी वक्त में अपनी पहली वाइफ से अलग होकर हमारे ही साथ रहते थे। और वो बताता है कि उनके मरने के बाद हम वो घर बेचकर यहाँ चले आए और हमें लगा यहाँ आने के बाद हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे फादर की पहली बीवी का बेटा अक्सर आता है और उस पैसे के लिए लड़ाई करता है। वो कई बार मुझे जान से मारने की भी कोशिश कर चुका है। और वहीं हम देखते हैं आरती बार बार जेबिन को कॉल करती है, लेकिन जेबिन कॉल नहीं पिक करता और अगले दिन वो आरती से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। तो बोलती है कि मैं पिछले कई दिनों से तुमसे बात करने की ट्राई कर रही हूँ, तुम मुझसे बात ही नहीं करते। मेरे फादर मुझसे हमारी शादी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ? जेबिन बोलता है जब तक मेरी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता मैं कुछ भी बता नहीं सकता। हालांकि आरती को जेबिन की बातें अच्छी नहीं लगती, वो जेबिन पर नाराज होती है और तभी जेबिन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। जब वो उससे मिलता है वो बताता है कि मैंने इंटरनेट पे काफी सर्च किया तो मुझे मिला उस घर के पहले मालिक का नाम जैक था और वो बताता है कि जैक फ्रेंच का बहुत बड़ा तांत्रिक था और एक न्यूज आर्टिकल दिखाता है जिसमें बताया गया था कि 1930 में जैक को एक बच्चे की हत्या के लिए अरेस्ट किया गया था और अगर हम अपनी भाषा में बोले तो इसे नरबली कहते हैं। वो बोलता है इंटरनेट पर इससे ज्यादा
ज्यादा जानकारी नहीं है। और जब देश आजाद हुआ तो अपनी गवर्नमेंट ने उस घर पे कब्जा कर लिया और बाद में उसे नीलाम कर दिया, और उसी नीलामी में कुप्पुस्वामी ने उस घर को खरीदा। और वही वो बताता है कि मैंने इंटरनेट पे देवानसेन नाम के एक आदमी का ब्लॉग पढ़ा जो कि पिछले 10 सालों से नेगेटिव एनर्जी और फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में रिसर्च कर रहा है, और उसने अपने हालिया के रिसर्च में बताया कि हम नेगेटिव एनर्जी से भविष्य के बारे में पता कर सकते हैं। तो बोलता है कि हमें इससे जरूर मिलना चाहिए, ये हमारी हेल्प कर सकता है। अब वो लोग देवेंसेन से मिलते हैं तो बताता है उस घर का पहला मालिक नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानने की रिसर्च कर रहा था। वहीं वो जेबिन से पूछता है कि जैसे तुमने बताया कि उस घर की पेंटिंग्स में जो भी चीजें बनी हुई है वो घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में हो रही है, तो ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी है? तो बोलता है करीब 4 या 5 घटनाएं हो चुकी है। तो देवेंसन बोलता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो देवेंसन बताता है कि जैसा आप लोग बता रहे हो और आज तक जो मैंने स्टडी किया है उससे ये लगता है ये सब फ्रेंच विच क्राफ्ट का ही काम हो सकता है, और अगर इसे हमारी भाषा में बोले तो इसे यहाँ काला जादू तंत्र विद्या बोलते हैं। लेकिन इन सब का बेस एक ही है, नेगेटिव एनर्जी। और आपके केस में जिसने आपका घर बनाया वो इन विद्याओं में मास्टर था और उसने पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी भर रखी है, और जो उस घर में रहने वालों से आर्ट के बहाने फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। तो जेबिन पूछता है क्या हम नेगेटिव एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते? वो बोलता है हम किसी भी एनर्जी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं या हम कुछ विधियों के द्वारा उसे कुछ न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। वो बोलता है कि जैसे तुम्हारे पिता ने अपनी चीजों को पेंटिंग में दिखाया, लेकिन पवन राज के पिता द्वारा बनाई गई कोई पेंटिंग या कोई डायरी है क्या? अब लोग दोबारा पवन राज से मिलने जाते हैं और उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। वो पवन राज से पूछते हैं अगर उसके पिता ने कोई डायरी बनाई हो या कोई ऐसा पेपर लिखा हो, ऐसी कोई भी चीज अगर उसके पास हो तो उसे बताए। तो बोलता है ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मेरे माँ का एक पुराना बॉक्स है जिसमें मेरे माँ के सामान के साथ मेरे पिता के भी कुछ सामान उसमें है, अगर तुम चाहो तो बॉक्स चेक कर सकते हो। अब पवन राज उन्हें अपने स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। तो जेबिन को उस बॉक्स में एक नोटबुक मिलता है जो कि पवन राज के पिता ने लिखा था। जब जेबिन उसे पढ़ता है तो उसमें जेबिन के पिता के बारे में लिखा होता है। वो पढ़ता है कि पैसों की लालच की वजह से उसकी मौत होगी, और लिखा होता है कि पवन राज का सौतेला भाई पैसों की खातिर पवन राज के पूरे परिवार को मार देगा। तो जेबिन पवन राज से बोलता है कि मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आप अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। ये बोलकर जेबिन और उसका फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है। अब जेबिन अपने फ्रेंड और देवेंसन के साथ में उस घर में जाता है। वो लोग रिचुअल शुरू करते हैं। तभी उन्हें विजन्स आने लगते हैं। वो देखते हैं वो तांत्रिक रिचुअल के दौरान एक बच्चे की बलि चढ़ाता है। तभी जेबिन को पियानो बजने की आवाज आती है। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तो देखता है पियानो के सामने कोई नहीं बैठा होता, लेकिन पियानो अपने आप बज रहा होता है। और तभी जेबिन को उसके फादर की आत्मा वहाँ दिखती है। अब वो लोग देखते हैं जेबिन के पिता एक पेंटिंग बना रहे होते हैं और जेबिन से बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी बदल नहीं सकते, जो भी होना है वो होकर ही रहेगा। वो कहते हैं सबको मरना होगा। तो देवेंसन बोलता है कि जितना मैंने सोचा था यहाँ की आत्माएं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, और मैं इन शक्तियों को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो जेबिन के फादर उसको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जेबिन जाने से मना कर देता है। और तभी उस घर में लगे हुए सारे बल्ब ब्लास्ट होने लगते हैं और साथ में घर में लगे हुए शीशे भी और घर के फर्नीचर इधर उधर गिरने लगते हैं। और इन सब के दौरान जेबिन के फ्रेंड के पैर के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा गिरता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, अब जेबिन को वो पेंटिंग याद आती है जिसमें एक हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है। तो जेबिन समझ जाता है कि जब तक वो घर है तब तक उसमें बनाई गई हर पेंटिंग सच साबित होगी। वहीं उस घर में उसने अपनी भी पेंटिंग देखी थी जो जलते हुए घर के बीच में वो खड़ा था। और तभी जेबिन टीवी पर न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है पवन राज के बड़े भाई ने पवन राज की पूरी फैमिली का कत्ल कर दिया। तो जेबिन हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकलता है और जब आरती को पता चलता है कि जेबिन अपने घर की तरफ गया है तो वो भी उसके पीछे अपनी कार से निकलती है। जेबिन पेट्रोल की गैलन लेकर अपने घर पहुंचता है और पूरे घर को आग लगा देता है। जब वो पेंटिंग्स को जला रहा होता है तो सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ जेबिन अपने फ्रेंड को बताता है कि मैंने कुछ पेंटिंग्स यहाँ छिपा दी। उन पेंटिंग्स में मैंने देखा कि मेरी शादी आरती से हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मैं उसका मर्डर कर दूंगा। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जेबिन नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, इसलिए वो घर के साथ अपने आप को भी वही खत्म कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आरती को जो घर के बाहर पहुँचती है तो देखती है वो घर पूरी तरह से जल रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो बोलता है कि अगर आपके पास फोन हो तो आप फायर ब्रिगेड को कॉल करो, एक आदमी उस घर के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन आरती बोलती है मेरे पास कोई फोन नहीं है और तुम जाकर पीसीओ से कॉल कर लो। वो अपने कार को बैक करती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं आरती की एक फ्रेंड अंजलि का उसको कॉल आता है। तो हमें यहाँ आरती का असली चेहरा पता चलता है। वास्तव में आरती जेबिन से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ प्यार का नाटक करती थी। वो जानती थी कि जेबिन एक राइटर है और कभी न कभी उसके पास बहुत से पैसे आएंगे। लेकिन तभी जेबिन की जिंदगी में वो घर आ जाता है तो
उसे लगता है कि जेबिन एक दिन जब घर को बेचेगा तो काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिससे आरती का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन जब आरती देखती है कि शादी से पहले ही जेबिन ने उस घर को जला दिया, तो आरती लीगली तौर पर जेबिन के प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकती थी। और वहीं जेबिन के घर पे जो 2 चेहरे वाली औरत की पेंटिंग थी, एक्चुअली वो आरती ही थी, एक उसी का डबल चेहरा था। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ महीने बाद का, और हम देखते हैं एक डायरेक्टर जेबिन के उस जले हुए घर में शूटिंग करने का प्लान करता है। और हम देखते हैं जब उस डायरेक्टर के लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वो पेंटिंग्स मिलती हैं जिनमें आरती की शादी हो रही है और शादी के बाद उसका कत्ल। वो दोनों पेंटिंग्स अभी भी जली नहीं थी। और वहीं हम देखते हैं आरती ने अब शादी कर लिया था और उसे जेबिन के फ्रेंड का एक लेटर मिलता है जो वो पढ़ती है तो बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जेबिन के गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए थे और तुमने शादी कर ली। उस शादी की शुभकामनाएं देता है और साथ में जेबिन की लिखी हुई नए नॉवेल की एक कॉपी भी साथ में भेजता है। और तभी हम देखते हैं वो डायरेक्टर जो जेबिन के घर को अपने शूटिंग के लिए सेलेक्ट किया था, एक्चुअली वो आरती का पति था। और आरती के घर में जो शादी की पेंटिंग होती है वो पेंटिंग और जेबिन के घर की पेंटिंग बिल्कुल एक जैसी ही थी। इसका मतलब साफ था कि घर जल जाने के बाद भी वो नेगेटिव एनर्जी अभी भी वही थी। और जेबिन ने जो पेंटिंग अपनी और आरती की शादी को लेकर देखी थी, वास्तव में जेबिन उस पेंटिंग में नहीं था। उस पेंटिंग में आरती का नया हस्बैंड वो डायरेक्टर था। और इससे ये भी साबित होता है कि पेंटिंग के अनुसार कुछ ही दिनों में आरती का भी कत्ल हो जाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।